हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो प्यारे साथियों। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल आरडीए क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5। ठीक है, 1 2 3 चौथा करा चुके हैं, 1 से लेकर के 4 तक ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। नहीं देखे हो तो वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, आज मैंने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। करें कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख हमें कब से मिलने लगते हैं। तो साथियों, ये जो है ना 8वीं सदी से मिलने लगते। कब से मिलने लगते भाई? 8वीं सदी से। प्यारे साथियों, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, क्या होगा इससे कि सर रिवाइज करने में जो है ना, बाद में लिख लीजिएगा ना, तो रिवाइज करने में आपको अच्छा लगेगा, मतलब पढ़ने में अच्छा होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि साथियों आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि नागरी लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से। कहाँ से मिले भाई? दक्षिण भारत से। उसके बाद क्वेश्चन 3 में देखिए कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे। देवनागरी लिपि मुद्रण के टाइप कब बने थे? तो साथ ही मुद्रण के टाइप बने थे 2 सदी पहले। कब बने थे? 2 सदी पहले। 2 सदी पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है साथियों? तो देवनागरी लिपि। क्या है भाई? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। लिख लीजिए फास्ट में। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। गुणाकर मूले की यानी कि लेखक जो नाम है अपना लोग का, नागरी लिपि का लेखक कौन है? नागरी लिपि, सॉरी, हाँ, नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो साथियों ये होगा गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। ठीक है, नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ क्या है? तो साथियों ये एक निबंध है। क्या भाई? यह एक निबंध है। ठीक है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ क्या है? तो निबंध है। नागरी लिपि के रचनाकार कौन है? तो गुणाकर मूले जी है। कौन है भाई? गुणाकर मूले जी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हिंदी 4 में कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो साथियों देवनागरी लिपि है। 5वां देखिए कि गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, यानी कि अपने लोग के लेखक का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो साथियों ग्रामीण से, यानी गांव से हुई थी। कहाँ से हुई थी? गांव से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि नागरी लिपि के निबंध कौन सा है। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो साथियों ये होगा गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले जी। यानी कि निबंधकार, यानी कि नागरी लिपि कौन रचा है, वही पूछ रहा है आपसे। कौन रचा है? तो गुणाकर मूले। ठीक है, उसके बाद देखिए गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था जन्म। किनका जन्म हुआ था 1935 में? तो गुणाकर मूले जी का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? महाराष्ट्र में हुआ था गुणाकर मूले जी का जन्म। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि गुणाकर मूले की शिक्षा कहाँ से हुई थी। सॉरी, गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा तो हुई थी ग्रामीण से। कहाँ से हुई थी? ग्रामीण से। ठीक है, लेकिन वह भाषा क्या थी? तो मराठी थी। कौन सी भाषा थी भाई? मराठी थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कि गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था, यानी कि गुणाकर मूले जी का मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में। कब हुई थी भाई? 2009 ईस्वी में निधन हुआ था। किनका हुआ था? तो गुणाकर मूले जी का। अक्षर कथा किसकी रचना है? अक्षर कथा किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो गुणाकर मूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किनकी है भाई? गुणाकर मूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कि मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को बढ़ाया है। मूले जी मिडिल स्तर तक किस भाषा को बढ़ाया है? तो ये होगा राइट आंसर, मराठी। किस भाषा को बढ़ाया ज्यादातर?
मराठी को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है साथियों, तो साथियों गुणाकर मूले जी का रचना है। किनका रचना भाई, गुणाकर मूले जी का रचना है। क्या है रचना, तो अक्षर की कहानी। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है। नागरी लिपि किस विधा की रचना है, तो यह एक निबंध है। यानी कि अपना लोग पढ़ जो रहे हैं चैप्टर नागरी लिपि, ये कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है भाई, निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है, तो ये है देवनागरी लिपि में रचित। ठीक है, देवनागरी लिपि में रचा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि नेपाली भाषा की लिपि क्या थी। नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो नेपाली भाषा की लिपि क्या है भाई, देवनागरी लिपि। क्या है, देवनागरी लिपि। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। क्या है भाई, देवनागरी लिपि है मराठी भाषा का भी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की नागरी लिपि नाम अस्तित्व में कब आई। नागरी लिपि नाम अस्तित्व में कब आया है, तो 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि देवनागरी किसे कहा गया है। यानी देवनागरी किसे कहा जाता है साथियों, तो देवनागरी जो है ना काशी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, काशी को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कि बेतमा कहाँ पर है। बेतमा कहाँ पर है, तो साथियों बेतमा जो है ना इंदौर के पास है। कहाँ पर है भाई, इंदौर के पास है बेतमा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कि दक्षिण भारत की लिपि क्या है। दक्षिण भारत की लिपि क्या क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहते हैं, तो नंदी नागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नंदी नागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है, तो साथियों हिंदी के आदि कवि है सरहदपाद। कौन है भाई, सरहदपाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। गुणाकर मूले विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं, तो साथियों 2500 से अधिक लिखे हैं। क्या लिखे हैं, तो निबंध। कौन लिखा है, तो गुणाकर मूले जी। कितना लिखा है, तो 2500 से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कि इस्लामी शासक का प्रारंभिक काल है। इस्लामी शासक का प्रारंभिक काल है, तो साथियों 11वीं सदी तक। कब से, 11वीं सदी से। ठीक, उसके बाद देखिए आप लोग से क्वेश्चन कैसे पूछेगा बिहार बोर्ड, देखिए पूछेगा कि बाबू कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। ऑप्शन नंबर में ए नंबर में देगा आपको 1000। ठीक है, बी नंबर में देगा आपको 1500, सी नंबर में देगा 2500 से अधिक, डी नंबर में देगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो किसमें मारिएगा, तो सर जिसमें रहेगा 2500 उसी में मारेंगे। किसमें मारिएगा, 2500 वाला में। बिहार बोर्ड ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, और क्या पूछेगा भाई, पूछेगा कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे, तो साथियों ऑप्शन नंबर में ए नंबर में 5 सदी पहले, बी नंबर में 2 सदी पहले, सी नंबर में 3 सदी 2 सदी पहले, सी नंबर में 3 सदी पहले, डी नंबर में 8 सदी पहले। तो किसमें मारिएगा, जिसमें 2 सदी पहले रहेगा ना, तो उसमें मारिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां भी पूछ सकता है कि गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। ऑप्शन नंबर में ए नंबर में शहर से, बी नंबर में गुजरात से, सी नंबर में मध्य प्रदेश से, डी नंबर में ग्रामीण से। तो किसी में मारिएगा, ठीक जिसमें ग्रामीण लिखा रहेगा ना उसी मारिएगा, यानी कि डी नंबर राइट ऑप्शन, डी नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, अच्छा से इसको उतार लीजिए। ठीक है, रिवाइज करने में अच्छा होगा। ठीक, चलिए आप लोग का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे चैप्टर नंबर 1 से, कि आप लोग तो याद किए होंगे, तो क्वेश्चन तो पूछना जाहिर सी बात है। क्वेश्चन क्या है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए नंबर में दलित,
बी नंबर में अमीर, सी नंबर में यादव, डी नंबर में सिंह जी परिवार में जन्म हुआ था। डी नंबर में तो किसमें मारिएगा, जल्दी बोलिए, आपसे क्वेश्चन है, आप ही से पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ए नंबर में दलित परिवार, बी नंबर में अमीर परिवार, सी नंबर में यादव परिवार, डी नंबर में सिंह जी परिवार। किसमें होगा, परिवार दे देते हैं। चल किसमें होगा राइट ऑप्शन, तो सर दलित परिवार में। किसमें होगा, दलित परिवार में जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन और है कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुई थी। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुई थी। ए नंबर में 1935, बी नंबर में 1948, सी नंबर में 1956, डी नंबर में 1948। किसमें होगा राइट ऑप्शन, क्या होगा इसमें राइट आंसर बताइए। तो सर 1956 में इसका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था भाई, 1956 ईस्वी में हुआ था मृत्यु। किनका हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का, दिसंबर 1956 में। ठीक है, उसके बाद देखिए और है क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे अभी 3-4 और कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुई, कहाँ पर हुई थी। ए नंबर में बिहार में, ठीक है, बी नंबर में यूपी में, सी नंबर में दे दीजिए मध्य प्रदेश में, डी नंबर में दिल्ली में। कहां पर मृत्यु हुआ था। ए नंबर में बिहार में, बी नंबर में यूपी में, सी नंबर में मध्य प्रदेश में, डी नंबर में दिल्ली में। कहां पर हुआ था मृत्यु भीमराव अंबेडकर का, बताइए जल्दी। तो सर इसमें राइट ऑप्शन होगा दिल्ली में। कहां पर हुआ था जान मृत्यु, दिल्ली में। किनका हुआ था मृत्यु दिल्ली में भाई, तो भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से कुछ सवाल है कि खोखा कासू के कितने दांत तोड़े थे। खोखा कासू के कितने दांत तोड़े थे। ए नंबर में 2, बी नंबर में 5, सी नंबर में 6, डी नंबर में 7। खोखा को कितने दांत तोड़े थे कासू, मतलब सॉरी मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़ा था। मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़ा था, 2, 5, 6, 7। जल्दी जवाब दीजिए, फास्ट में जल्दी जवाब दीजिए सर। 2, 5, 6, 7 क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा सर 2। कितने दांत तोड़े थे, 2 तोड़े थे। ठीक है, कौन तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था। मदन ने तोड़ा था दांत। किनको तोड़ा था, तो कासू को दांत तोड़ा था। कौन तोड़ा था, तो मदन ने। अच्छा ये बताइए कासू किनका बेटा है। कासू किनका बेटा है, तो सर कासू जो है ना सैन साहब का बेटा है। किनका भाई, सैन साहब का बेटा है। मदन किसका बेटा है, ये सब क्वेश्चंस करा चुके हैं, आप लोग याद नहीं करते हैं भाई, याद करो जल्दी, अभी टाइम है बाबू। मदन किसका बेटा था, तो सर मदन था गिरधर लाल का। मदन किनका बेटा था, गिरधर लाल का। ठीक है, सैन साहब की कितने बेटी थी, सैन साहब के कुल कितने बेटी थी, तो सैन साहब की कुल कितने बेटी थी, जल्दी जवाब दीजिए फास्ट में। तो सर सैन साहब की कुल 5 बेटी थी। कितने बेटी थी, 5 बेटी थी। ठीक है, आप लोग याद नहीं करते हो यार, याद क्या करो। चलिए आप लोग का होमवर्क है याद क्या करो, आप लोग याद नहीं करते हैं, याद आप लोग का नहीं है, समझे। चलिए
हिंदी में होमवर्क क्या है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, उसके बाद चैप्टर नंबर 5। ये सारा सारा हमको जो है ना ऑब्जेक्टिव याद चाहिए कंप्लीट। हम जब भी क्वेश्चंस कराएंगे बाद में क्वेश्चंस पूछना चालू कर देंगे, तो आप लोग याद करके आइएगा, ठीक है। चलते हैं, टाटा बाय बाय।